सब कहानियां लव स्टोरीज या इवल फाइट्स नहीं होती। कुछ कहानियां किसी इंसान की मोहब्बत को, उसके कॉस्प्लेस के लिए और उस पैशन को जो उस कॉस्प्लेस के लिए वो रखता है उसको एक्सप्रेस करने को भी कहा जा सकता है। और ये कहानी है एक लड़की के बारे में शायद जिसको कॉस्प्ले पहनना बहुत पसंद है। दुनिया के किसी कोने में एक लड़का जो कि मांगा क्लब के अंदर बैठा हुआ होता है, उसका नाम ओक्यूमुरा होता है। वो वीडियो गेम खेल रहा होता है और वो अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसने एक लड़की को प्रपोज किया होता है और उसको छेड़ा हुआ होता है तो उसे सब लड़कियां बहुत बदतमीज और डरावना समझ रही होती हैं। कोई भी इससे बात करना पसंद नहीं करता। इसीलिए ओक्यूमुरा का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 3D गर्ल्स के अंदर डेवलप हो चुका होता है और उसे लिलिल बहुत पसंद होती है। वो एक एनिम कैरेक्टर होती है और ओक्यूमुरा को उससे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो चुकी होती है कि उसे अब किसी भी लड़की के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। और एक पिंक बालों वाली लड़की उसके दरवाजे पे दस्तक देती है और वो पूछती है कि क्या न्यू स्टूडेंट्स के लिए जगह खाली है। और ओक्यूमुरा उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो लगता है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरीज को एंजॉय करती होगी और इसे बिल्कुल भी एनिम्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। उसका नाम रेरिसा होता है, लेकिन रेरिसा वहाँ पे पड़ी हुई लिलिल की डॉल्स को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो उन्हें देखना शुरू कर देती है और ओक्यूमुरा सोच रहा होता है कि इसे मैं किस तरह से यहाँ से रफू चक्कर करूँ कि अचानक से जब रेरिसा लिलिल के एक कॉस्ट्यूम को टच करती है तो उसके कपड़े फट जाते हैं और उसकी बॉडी नजर आती है। ओक्यूमुरा सोचता है कि अब तो ये पक्का यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन रेरिसा नहीं जाती बल्कि वो तारीफ करना शुरू कर देती है क्योंकि वो भी लिलिल की बहुत बड़ी फैन होती है। लेकिन रेरिसा कहती है कि जो लिलिल ने इस कॉस्ट्यूम के साथ अंडीज पहनी हुई है वो बिल्कुल भी मजे की नहीं है। उसे चाहिए था कि इसके साथ कोई शॉक कलर की अंडीज पहनती ताकि वो देखने वालों को अट्रैक्शन करती। ओक्यूमुरा बिल्कुल भी चाह नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी उसे उसके साथ अग्री करना पड़ता है क्योंकि उसकी बात तो बिल्कुल ठीक होती है। अब वो दोनों वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहसना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो दोनों इस बात को प्रूव करना चाह रहे थे कि कौन लिलिल का सबसे बड़ा फैन है। कि अचानक से स्क्रीन के ऊपर जब उसे एक मूवी नजर आती है तो रेरिसा भाग के उसके पास चले जाती है और एक गंदे से पोज के अंदर खड़ी होकर उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है कि अब ओक्यूमुरा से भी रहा नहीं जाता और वो भी वहाँ पे जाके अपनी पीठ निकाल के खड़ा हो जाता है और बातें करना शुरू कर देता है। वो लोग लिलिल का एनिम देख रहे होते हैं और उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि ओक्यूमुरा अचानक से सोचता है कि एक लड़की एक दूसरी लड़की के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकती है, वो उससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती है। उसे समझ नहीं आ रही होती कि अचानक से रेरिसा उसे कहती है कि क्या आप मेरी एक काम के अंदर मदद कर सकते हैं। वो थोड़ी सी नर्वस होती है कि ओक्यूमुरा एक बहुत जबरदस्ती लाइन कहता है हीरोइक स्टाइल के अंदर और रेरिसा को पता चल जाता है कि इसने एनिमे से कॉपी किया है और ओक्यूमुरा को भी थोड़ी सी शर्म आ जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत है, तो मुझे बता सकती है कि तुम्हें किस मामले में मेरी मदद चाहिए। तो वो अपना बैग खोलना शुरू कर देती है और उसके अंदर से काफी सारी डीवीडीज निकालती है। वो काफी गंदे एनिम्स की डीवीडीज होती हैं, लेकिन वो कॉस्प्लेस के रिलेटेड गाइड होती है जिसे देख के ओक्यूमुरा थोड़ा सा हैरान होता है। रेरिसा से पूछता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है। तो रेरिसा उसे बताती है कि वो कॉस्प्ले करना चाहती है और वो इस तरह के कपड़े पहनना चाहती है। ओक्यूमुरा को समझ नहीं आता और वो इसीलिए उसे फौरन से पूछ लेता है कि क्या तुम वाकई में इस तरह के कपड़े पहनना चाहती हो। तो रेरिसा उसे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे इस सब के रिलेटेड जज नहीं करोगे। तो ओक्यूमुरा उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हें इस तरह से जज नहीं करना चाहिए कि तुम किस तरह के कपड़े पहनती हो, बल्कि मुझे तो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो भी एनिम्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो रेरिसा उसे बताती है कि वो हमेशा से कॉस्प्ले करना चाहती थी क्योंकि उसे कैरेक्टर्स की तरह के कपड़े पहनना और कैरेक्टर्स बहुत पसंद हैं। और एक बार जब वो कॉस्प्ले फेस्टिवल के अंदर गई थी तो वहां पे उसने इतने सारे कॉस्प्ले आर्टिस्ट को देखा था कि वो हैरान रह गई थी। और कुछ कॉस्प्ले आर्टिस्ट उसे बताते हैं कि बड़े होकर तुम भी हमारी तरह कॉस्प्ले जरूर करना। इसीलिए अब रेरिसा उससे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही होती है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे करे। और वो खड़ी होकर उसे कहती है कि क्या तुम मेरी पिक्चर्स क्लिक करोगे मेरे लिए, क्योंकि वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही एक ऐसे फोटोग्राफर बन सकते हो मेरे लिए जो कि बिना किसी गंदी निगाह के मेरी तस्वीरें खींचे। क्योंकि जिस दिन हमारे यहाँ पे एंटी टेस्ट था उस दिन मैंने तुम्हें विंडो में से देखा था कि तुम कितने पागलों की तरह लिलिल के एनिम्स को देख रहे थे। क्योंकि मेरा सोचना शुरू कर देता है कि अगर मैं क्लब के अंदर एक नए मेंबर को एंट्री दे भी दूं तो उसकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, क्योंकि वो पहले उसके साथ काफी सारे उसके फ्रेंड्स हुआ करते थे लेकिन अब वो अकेला है। और सोचने के बाद ओक्यूमुरा उसे इजाजत दे देता है और वो रेरिसा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जरा बराबर भी कोई फीलिंग्स महसूस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद ही नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लिलिल और एनिम गर्ल्स पसंद हैं। रेरिसा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और वो कहती है कि मुझे कॉस्प्ले पहन के तुम्हें दिखाना है। ओक्यूमुरा को समझ नहीं आ रहा था और वो विंडोज को देख रहा था जो कि ओपन होती है, वो उनके आगे बोर्ड कर देता है और रेरिसा तैयार होना शुरू हो जाती है। वो कपड़े दूसरे पहन लेती है और जब वो फुली रेडी हो जाती है वो ओक्यूमुरा को आवाज देती है और जब वो उससे बात करती है तो ओक्यूमुरा हैरान रह जाता है। उसे देख के उसे 440 वॉट का झटका लगता है और वो शूटर ही चला जाता है। जमीन पे बैठा हुआ होता है कि रेरिसा से फिर से कहती है कि मैंने इस कपड़ों के साथ जो अंडीज पहनी हुई हैं वो व्हाइट कलर की हैं, क्योंकि जब हम लोग एनिम देख रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने एपिसोड 128 के अंदर देखा था कि लिलिल ने इसी तरह के कपड़े पहने हुए थे। और ओक्यूमुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है, इसीलिए वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अभी भी वो अपनी ज़हन के अंदर कुछ ना कुछ सोच रहा होता है कि जब उसकी आंख खुलती है तो वो लिलिल की गोद के अंदर होता है, हालांकि वो रेरिसा होती है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। अगले दिन वो बैठा हुआ अपने क्लब के अंदर डीवीडी को प्ले करने वाला होता है कि अचानक से रेरिसा आ जाती है। वो उसे देख के बिल्कुल भी नर्वस या घबराता नहीं है क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की लग रही होती है। अब वो दोनों साथ में बैठ के देखना शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग वीडियो गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि रेरिसा अचानक से वीडियो
वीडियो गेम को रोकती है और वो कहती है कि अभी इस कैरेक्टर की अंडीज नजर आएंगी और मुझे सारी की सारी डिटेल्स को यहाँ पे लिखना है क्योंकि मैं अपने साथ फोन लेकर आई हुई हूँ। और वो लिखना स्टार्ट कर देती है कि इस सब के बाद अचानक से रिरिसा खड़ी हो जाती है और वो उसे कहती है कि मुझे कॉस्प्ले ट्राई करना है। और ओक्यूमिरा फिर से घबराहट के मारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है और वो अपने कपड़े पहन के उसे दिखाती है और उसने दूसरा कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। अब वो ओक्यूमिरा से कहती है कि आज तुम्हें मेरी पिक्चर्स भी क्लिक करनी होंगी। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारा जो पैशन है लिलिल को लेकर तुम्हें बस उसे जहन में रखना और मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है। और ओक्यूमिरा भी मान जाता है। अब वो उसकी पिक्चर क्लिक करने के लिए खड़ा हुआ होता है और लिलिल बहुत जबरदस्त क्यूट सा फेस बनाती है जिसे देख के ओक्यूमिरा हैरान रह जाता है। अब वो प्यारे प्यारे से पोज बनाना शुरू कर देती है और ओक्यूमिरा उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है कि अचानक से रिरिसा कहती है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। वो कपड़े चेंज करके दूसरा कॉस्ट्यूम पहन लेती है और वो उसकी अभी भी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देता है। अब जब रिरिसा अपनी पिक्चर्स देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रिरिसा कहती है कि मुझे अपना यूनिफॉर्म पहन लेना चाहिए कि ओक्यूमिरा उसके बारे में सोच रहा होता है कि वो किसी लड़की के बारे में कुछ फील नहीं कर सकता। वो तो सिर्फ और सिर्फ लिलिल को देख के पागल हो जाता है। इसीलिए वो खुद को हौसला देता है कि अचानक से रिरिसा उसे कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो कपड़े चेंज करने के अंदर। और ओक्यूमिरा को फिर से एक 440 वोल्ट का झटका लगता है लेकिन उसका जिपर फंस गया होता है। इसीलिए वो उसकी जिप खोलने के अंदर मदद करता है और अचानक से वो जिप खोल देता है लेकिन वो फौरन से मुड़ जाता है और वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा। रिरिसा भी रिलैक्स होती है कि अचानक से उसका पांव स्लिप हो जाता है और ओक्यूमिरा को उसको पकड़ने के लिए गलत जगह दबानी पड़ जाती है। रिरिसा उसका थैंक यू करती है और वो ओक्यूमिरा से कहती है कि अब चलो बस भी करो मुझे छोड़ भी दो। और ओक्यूमिरा थोड़ा सा एम्बैरस होता है। वो फटाफट से अपना बैग उठाता है और वहां से निकल जाता है कि रिरिसा भी जाने से पहले सोच रही होती है कि आखिर उसको क्या हो रहा है, ये नया एहसास किस बात का है, उसका दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है। वो अपनी इन फीलिंग्स को लेट डाउन करके वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक लड़की जिसका नाम मिकारी होता है उसको वेलकम करते हैं स्कूल के अंदर क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मॉडल होती है लेकिन उसकी नजरें तो ओक्यूमिरा के ऊपर होती हैं जो कि उसके लिए किसी डेविल से कम नहीं होता क्योंकि पास्ट के अंदर उसने उसको रुलाया होता है। और मिकारी इसी बारे में सोच रही होती है। मिकारी अब जहाँ भी जा रही होती है सब लड़के और लड़कियां उसी के आगे पीछे घूम रहे होते हैं। जब अपनी क्लास के अंदर जाती है तो लड़के उसके लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लगे हुए होते हैं। और लकीली रिरिसा भी इसी क्लास के अंदर होती है कि दूसरी तरफ ओक्यूमिरा चल रहा होता है और वो कल के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरस होता है। वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है कि कल उसने क्या किया है। अब वो अपने क्लब का जब दरवाजा खोलता है तो रिरिसा अंदर होती है। वो घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो अंदर जाता है और रिरिसा से बातें करना शुरू कर देता है। रिरिसा का भी दिल घबरा रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरह से उससे बात करे लेकिन वो उसे स्टूडेंट के बारे में बताती है यानी वो मिकारी के बारे में उसको बताती है। अब वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और रिरिसा उसको बताती है कि वो चाहती है कि मिकारी उसके साथ कॉस्प्ले करे और उसे वो बहुत अच्छा लगेगा कि अचानक से वो उसे एक कैमरा दिखाती है जो कि उसी क्लब का होता है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें इसे इस्तेमाल करना आता तो वो उसे इसके अंदर मौजूद उतनी पिक्चर्स दिखाता है जो कि उसके पिछले ग्रुप मेंबर्स के साथ होती हैं। ओक्यूमिरा पिक्चर्स को दिखाते हुए बहुत ज्यादा खुश होता है और रिरिसा उसे सॉरी करती है। वो कहती है कि मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी डिमांड से तुम्हारे आगे रखती हूँ लेकिन मैंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वो उससे कहती है कि तुम जो भी करना चाहो मैं उसके लिए तैयार हूँ। उसे कहती है कि चाहे तुम वीडियो गेम खेलना चाहो, मांगा पढ़ना चाहो या तुम मेरे साथ एनी बैठ के देखना चाहो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूंगी। लेकिन ओक्यूमिरा से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुन के अच्छी लगी, चलो हम लोग पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन रिरिसा अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और ओक्यूमिरा से कहता है कि तुम इस तरह हर जगह पे कपड़े नहीं उतार सकती। लेकिन रिरिसा को याद आता है कि उसके पास तो उसका कॉस्प्ले है ही नहीं, इसीलिए वो उसको लेके वहां से भाग जाती है और वो उसे कहती है कि हम लोग किसी रैंडम क्लास के अंदर चलते हैं, वहां पे जाके पिक्चर्स क्लिक करते हैं। अब वो वहां पे जाके पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देती है लेकिन जब अपनी तस्वीरें देखती है तो वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती। लेकिन ओक्यूमिरा से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने यूनिफॉर्म को ही अपना कॉस्प्ले समझ सकती हो। और अब वो अपने ऊपर थोड़ा सा टचअप करके पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए खड़ी हो जाती है और वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है और ओक्यूमिरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ठहरों को कहाँ पे जाके निकाले। और रिरिसा एक के बाद एक क्यूट पोज बनाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये पोज अच्छे हैं कि नहीं। उसकी ग्लासेस नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो वो बहुत क्यूट लग रही होती है। और ओक्यूमिरा उसकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देता है कि अचानक से उसका पांव स्लिप होता है और वो ओक्यूमिरा के ऊपर बैठ जाती है। ये गंदा पोज होता है लेकिन रिरिसा को अभी भी अपनी पिक्चर्स की पड़ी हुई होती है और ओक्यूमिरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है। अब रिरिसा अपनी पिक्चर्स देखने के लिए बैठी हुई होती है कि जब अपनी पिक्चर्स देखती है तो उसका मुंह लाल टमाटर होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो भूल चुकी होती है कि ये उसकी एक नॉर्मल लुक है और उसने अपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। और वो ओक्यूमिरा से भी कहती है कि मेरी सारी पिक्चर्स को डिलीट कर देना और ओक्यूमिरा के लिए अनाउंसमेंट होती है और उसे जाना होता है और वो वहां से भाग जाती है। अब ओक्यूमिरा उन पिक्चर्स को डिलीट कर रहा था लेकिन वो नोट करता है कि रिरिसा वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है। कि दूसरी तरफ मिकारी को काफी सारे लड़कों ने घेरा हुआ होता है और अचानक से उसके ऊपर पानी गिर जाता है। अब वो खुद को बचाकर वहां से भाग रही होती है कि अचानक से ओक्यूमिरा बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और वो मिकारी सुन रहा होता है और मिकारी भी उसके क्लब के बाहर आके खड़ी हुई होती है। वो दरवाजा खोलता है और वो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं लेकिन मिकारी बिना कुछ सोचे समझे उसको गले से लगा लेती है क्योंकि 5 साल पहले की बात है। मिकारी ने ओक्यूमिरा से पूछा होता है कि क्या वो किसी लड़की को प्यार करता है तो ओक्यूमिरा उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल वो लिली से प्यार करता है और वो हमेशा उसी से करेगा। और मिकारी का दिल टूट जाता है लेकिन अब मिकारी वापस आ चुकी होती है और ओक्यूमिरा उसको अंदर लेके चला जाता है और वो विंडोज को भी बंद कर देता है। मिकारी उससे पूछती है कि क्या जब तक उसके कपड़े गिले हैं वो वहाँ पे रुक सकती है। वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और वो ओक्यूमिरा को भी साथ साथ छेड़ रही होती है। वो सोफे के ऊपर जाकर लेट जाती है और वो कहती है कि कल मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, मैं सोना चाहूंगी, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे पास आकर सो सकते हो। लेकिन ओक्यूमिरा को सबके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो मिकारी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगती।
तो ओकीमिरा से बताता है कि तुम हमेशा से क्यूट ही थी और तुम अभी भी क्यूट ही हो। और मिकारी को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो उसकी थोड़ी सी तारीफें करता है कि अचानक से उसका पाँव मांगा के ऊपर आ जाता है और वो स्लिप होकर उसके ऊपर गिर जाता है और मिकारी अब टोटली नेकेड होती है। ओकीमिरा उसके ऊपर से हटने वाला होता है, लेकिन मिकारी उसे कहती है कि अभी थोड़ी देर इसी पोज के अंदर रहो, ना जाने मैंने कितना इंतजार किया है तुम्हारे साथ इस पोज में आने के लिए। कि दूसरी तरफ रिरिसा भी भाग रही होती है क्लब में आने के लिए, क्योंकि आज वो लेट हो चुकी होती है। मिकारी गंदा गंदा सोच रही होती है कि अचानक से ओकीमिरा भी अपना कोट उतार देता है, लेकिन मिकारी उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर ओकीमिरा का ऐसा कोई इरादा नहीं होता और वो कोट उसे पहना के कहता है कि तुम्हें ठंड लग सकती है। और ओकीमिरा अभी भी लिलिल के बारे में जब बात करता है तो मिकारी अपने कपड़े पहन रही होती है और वो ओकीमिरा से पूछती है कि क्या वो अभी भी किसी लड़की को प्यार करता है। तो ओकीमिरा उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो पहले तो रिरिसा के बारे में सोचता है, लेकिन वो उसे अभी भी लिलिल का ही कहता है और मिकारी उसे बेवकूफ कह के वहां से भाग देती है। उसकी आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं। अब मिकारी खड़ी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि उसे किस तरह से मॉडल बनने की अपॉर्चुनिटी मिली और वो मॉडल बन गई। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी। उसके डायरेक्टर ने भी उसे एक बार कहा था कि मुझे पता है कि तुम एक लड़के के ऊपर क्रश करती हो, लेकिन उस लड़के से मोहब्बत करने का कोई फायदा नहीं, वो एक आम सा लड़का है, तुम एक मॉडल से मोहब्बत कर सकती हो। लेकिन मिकारी उस दिन के बारे में सोच रही होती है जब ओकीमिरा ने उसे बचाया होता है बुरे लड़कों से, और वो उस दिन से उसे बहुत ज्यादा चाहने लग चुकी होती है। वो लिलिल के बारे में मांगा पड़ती है, उसकी तरह क्यूट बन जाती है और वो ओकीमिरा के साथ खेलना भी शुरू कर देती है। ओकीमिरा उसे हमेशा बुरे लड़कों से बचाता होता था और इसीलिए वो अपने दिल के अंदर उसकी मोहब्बत लिए उस दिन के इंतजार में आज भी यहाँ खड़ी हुई होती है कि शायद वो एक दिन बदल जाएगा, क्योंकि सबने उसे धोखा दिया हुआ होता है। लेकिन मिकारी उसके साथ हमेशा लॉयल रहना चाह रही होती है, इसीलिए वो आज भी उसका वहां पे इंतजार कर रही होती है। कि दूसरी तरफ जब वो नीचे देखती है तो ओकीमिरा के पास एक लड़की आती है। वो और कोई नहीं बल्कि रिरिसा होती है और वो अपने कपड़े चेंज करना शुरू कर देती है। मिकारी भाग के वहां पे जाती है और जब वो ओकीमिरा को और रिरिसा को साथ देखती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो ओकीमिरा के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम कितने बड़े धोखेबाज हो, तुमने तो कहा था तुम हमेशा लिलिल के लिए लॉयल रहोगे, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो। कि रिरिसा मिकारी का हाथ पकड़ लेती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ कॉस्प्ले करोगी। और मिकारी उसे ऊपर से नीचे तक एक बार गौर से देखती है। अब रिरिसा मिकारी को सब कुछ बताना शुरू कर देती है कि वो वहाँ पे क्या कर रही है और कॉस्प्ले वगैरह वो क्यों करते हैं। मिकारी को ये बात सुनकर फौरन से समझ आ जाती है और वो इस बात को समझ जाती है कि ओकीमिरा किसी भी कीमत पे बदल नहीं सकता और वो आज भी लिलिल से ही प्यार करता है। कि रिरिसा मिकारी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ कॉस्प्ले करना चाहेगी। ओकीमिरा से समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन मिकारी पहली बार में ही मान जाती है और वो उसे कहती है कि मैं कॉस्प्ले करूंगी। और रिरिसा से कहती है कि तुम मेरी दोस्त मिरी के तौर पे कॉस्प्ले कर सकती हो, लेकिन मिकारी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि मैं लिलिल के तौर पे कॉस्प्ले करना चाहती हूँ, इसलिए वो उसे साइड पे ले जाती है और उसे समझाना शुरू कर देती है। वो उससे बात कर रही होती है और रिरिसा अपना कॉस्ट्यूम उतार देती है, लेकिन जब वो देखती है कि मुझे उसको उतरे हुए कपड़े पहनने पड़ेंगे तो वो मना कर देती है। और वो ओकीमिरा से पूछने की कोशिश करती है कि क्या उसे मिरी पसंद है। तो ओकीमिरा उसे मिरी के बारे में बहुत कुछ बताता है, जिसे सुन के मिकारी को समझ नहीं आती कि आखिर ये बंदा किससे मोहब्बत करता है, इसीलिए वो मान जाती है मिकारी का कॉस्ट्यूम प्ले करने के लिए। अब रिरिसा उसका नाप वगैरह लेना स्टार्ट कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं सारी रात लगा कर तुम्हारे लिए कॉस्ट्यूम बनाऊंगी, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पैशन होता है कॉस्प्ले करने से, इसीलिए। और मिकारी भी मान जाती है। अब अगले दिन रिरिसा बैठी हुई कपड़े स्टिच कर रही होती है और मिकारी जब आती है तो रिरिसा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी कुछ मेजरमेंट्स लेनी थी, यानी चेस्ट एरिया की, ताकि परफेक्ट फिनिशिंग आए। और ओकीमिरा को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए अब रिरिसा उसकी मेजरमेंट्स लेना स्टार्ट कर देती है और वो उसे समझाती है कि कपड़ों की सही मेजरमेंट लेना कितना मुश्किल और कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम लोग ऐसे ही किसी भी कपड़े को सिलाई कर देंगे तो वो बिल्कुल भी पहनने पर अच्छा नहीं लगेगा। और जब मिकारी वो कॉस्ट्यूम देखती है तो वो कहती है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ पट्टियों से बने हुए कुछ टुकड़े हैं, ये कपड़े पहने हैं हमने। और रिरिसा से कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मिकारी रिरिसा से हार नहीं मानना चाह रही थी, इसीलिए वो उन कपड़ों को पहनने के लिए मान जाती है। वो लोग कपड़े चेंज कर रही होती है और ओकीमिरा दूर बैठा हुआ उनकी बातें भी सुन रहा होता है और वो कपड़े बदलना शुरू कर देती हैं। और रिरिसा इतनी ज्यादा फैंटिसाइज हुई होती है कि वो मिकारी की तरफ देखती है और मिकारी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और ओकीमिरा भी बैठा हुआ सोच रहा था कि लड़कियां क्या बातें कर रही हैं। अब वो दोनों अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनकर सामने आती हैं और ओकीमिरा जब उन दोनों को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मिकारी को देख के वो उसकी तारीफ करता है, लेकिन मिकारी जब ये सोच रही होती है कि ओकीमिरा ने उसकी तारीफ की तो वो नोट करती है कि वो लिलिल की तरफ भी देख रहा है और उसकी तारीफ भी कर रहा है। कि अब मिकारी सोचना शुरू कर देती है कि वो बिल्कुल मिरी की तरह है हकीकत के अंदर भी, जो कि ओकीमिरा से मोहब्बत करती है, लेकिन ओकीमिरा लिलिल से मोहब्बत करता है। और वो सोचती है कि वो पिछले 10 सालों से उससे मोहब्बत कर रही है। कि खैर अब रिरिसा उसको वो तस्वीरें दिखाती है जो कि उन लोगों ने वो पिक्चर्स क्लिक करवानी होती हैं। अभी मिकारी को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो इतने गंदे गंदे पोस्ट किस तरह से करेगी, लेकिन ओकीमिरा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है और वो मान जाती है। ओकीमिरा भी खुद को हौसला देता है कि उसे इन लड़कियों के ऊपर गंदी नजर नहीं डालनी, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। और मिकारी जब ये चीज देखती है तो वो कहती है कि अब मैं कुछ भी करूंगी, इसीलिए वो अपने आप को हाथ लगवाने के लिए तैयार हो जाती है। और रिरिसा जब उसको हाथ लगाती है तो वो वाकई में एक्साइट हो जाती है। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन वो इतनी क्यूट होती है कि वो दोनों जने हैरान रह जाते हैं। मिकारी ओकीमिरा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, इसीलिए वो रिरिसा को भी हाथ लगाती है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मिकारी थोड़ी देर के लिए डर जाती है। अब वो लोग फिर से उसी पोज को दोबारा से करते हैं और जब मिकारी ओकीमिरा की तरफ देखती है तो वो बहुत ज्यादा लस्टी हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो पास नहीं आती और वो एक और पोज करने के लिए उसके पास चली जाती है। लेकिन लिलिसा
और मिकारी अब फंस जाती है। उन दोनों के कॉस्ट्यूम एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो चुके होते हैं, इसीलिए अब उन्हें मदद के लिए किसी तीसरे बंदे की जरूरत होती है और वहाँ पे ओकीमीरा के अलावा और कोई नहीं होता। वो उससे मदद मांगती है और ओकीमीरा बड़ी मुश्किल से अपने कदम उठाता है और वो इतना ज्यादा नर्वस हुआ होता है कि उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो अपने आप को इस चीज के लिए किस तरह से रजामंद करेगा। लेकिन फिर भी वो रिरिसा की चेस्ट को अपने हाथों में पकड़ लेता है और वो सोचता है कि कितनी ज्यादा सॉफ्ट है और वो उसकी हुक खोल देता है और वो दोनों नेकेड हो जाती हैं और उसके सामने एक हेवनली सीन होता है और ओकीमीरा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जाके ठा पीछे गिरता है। अब वो तीनों जने बैठे हुए होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं अपने शूट के लेकर। ओकीमीरा मिकारी की भी तारीफ करता है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मिकारी को ये बात समझ आ जाती है कि ओकीमीरा सिर्फ और सिर्फ फिजिकल लड़कियों से मोहब्बत नहीं कर सकता, वो एनिम गर्ल से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, इसीलिए उसे कॉस्प्ले करके इतना अच्छा लगा और ओकीमीरा को भी उसकी तरफ देख के बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था, इसीलिए वो खुद को इस बात के ऊपर मना लेती है कि वो दोबारा से कॉस्प्ले करेगी। रिरिसा उसको दोबारा पिक्चर्स क्लिक करने के लिए और अपलोड करने के लिए कहती है, लेकिन मिकारी उसे बताती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, इसीलिए उसकी पिक्चर्स को अपलोड नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक प्रोफेशनल मॉडल है। वो जा रही होती है और वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है। ओकीमीरा खड़ा होता है लेकिन मिकारी उसे कहती है कि कोई बात नहीं और वो वहां से चली जाती है। अब रिरिसा खड़ी हुई सोच रही होती है कि जब ओकीमीरा मिकारी के साथ बात कर रहा था तो उसको अजीब सा फील क्या हो रहा था, लेकिन खैर इन सब बातों को पीछे छोड़ते हुए वो ओकीमीरा को बताती है कि नेक्स्ट मंथ कॉस्प्ले का फंक्शन और उसे वहां पे जाने के लिए बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है और उसके पास वक्त बहुत कम है। लेकिन ओकीमीरा से कहता है कि हम लोग इसे साथ में कर सकते हैं। अब रात को वो लोग अपने क्लब के अंदर होते हैं और वो दोनों साथ में इन पिक्चर्स को एडिट करना शुरू कर देते हैं। रिरिसा उसको बताती है कि इन पिक्चर्स को एडिट करने के लिए उसको बहुत सारा वक्त चाहिए होगा। ओकीमीरा उस वक्त को कैलकुलेट करके उसको बताता है, लेकिन उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग टाइम को मैनेज कर सकते हैं। कि अचानक से पीछे से गार्ड आ जाता है और ओकीमीरा रिरिसा को साइड पे लेके खड़ा हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें हर हाल में बचा लूंगा। लेकिन गार्ड को जब अब कोई आवाज नहीं आती तो वो वहां से चला जाता है और रिरिसा को कुछ ना कुछ फील हो रहा होता है क्योंकि ओकीमीरा उसके बहुत ज्यादा क्लोज था। रिरिसा खुद को हौसला देती है कि ओकीमीरा जब तक उसके साथ है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और उसे अपने पैशन को आगे लेके चलना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अब तक पसंद आई होगी। ओकीमीरा और ललिसा की मेहनत रंग ले आती है और उन दोनों का काम खत्म हो जाता है। उन लोगों ने रातों को जाकर इतनी मेहनत जो की होती है और ललिसा ओकीमीरा का थैंक यू करती है कि उसने उसका इतना सारा साथ दिया है अब तक। कि अब ललिसा मिकारी को भी बताती है और उससे पूछती है कि क्या वो उनके साथ इवेंट पे जाना चाहेगी। तो मिकारी उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहती क्या हो लड़की, तुम अपने सीनियर के बारे में सोचती क्या हो। कि दूसरी तरफ ओकीमीरा भी बैठा हुआ लेल की डॉल्स को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ललिसा के साथ क्या ये उसकी फर्स्ट डेट है क्योंकि वो दोनों बाहर जाने वाले हैं। मिकारी गुस्से में आकर ललिसा से पूछ लेती है कहीं तुम सीनियर को पसंद तो नहीं करती। कि दूसरी तरफ ओकीमीरा परेशान होता है कि वो पहनेगा क्या और उसे अपने कॉस्ट्यूम को लेकर यानी अपने आउटफिट के लेके बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं। कि दूसरी तरफ ललिसा को भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि वो कल को क्या पहनेगी, कैसा पहनेगी और वो लाल टमाटर हो रही होती है। लेकिन खैर अब अगले दिन ओकीमीरा इवेंट से पहले ही पहुंच जाता है क्योंकि इवेंट 10 बजे होता है और वो 6 बजे ही वहां पे पहुंच के इंतजार कर रहा होता है ललिसा का। कि जब ललिसा आती है तो ओकीमीरा उसको देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उसने बहुत जबरदस्त आउटफिट पहना हुआ होता है। तो ललिसा सोचती है कि ये सब कुछ मिकारी की वजह से हुआ है क्योंकि उसने उसे मैसेज किया था और वो रात को उसे कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, सुबह तुम्हारे जाने से पहले मैं पहुंच जाऊंगी और तुम्हें रेडी कर दूंगी। और ये कॉस्ट्यूम, ये बैग, ये हील्स, ये सब कुछ मिकारी का कमाल होता है कि ललिसा इतनी प्यारी लग रही होती है। अब वो दोनों ट्रेन में सफर करना शुरू कर देते हैं और सफर के बाद जब ललिसा ट्रेन में से उतरती है तो वो सोचती है कि ओकीमीरा कितना ज्यादा रिलैक्स है, उसे भी रिलैक्स ही रहना चाहिए। लेकिन ओकीमीरा के दिल के अंदर धक धक हो रही होती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, क्या बोले और क्या पूछे। क्योंकि ओकीमीरा ने बहुत सारी गेम्स खेली हुई होती है, इसीलिए वो गेम के अंदर जिस तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं उस तरह बनने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक डिजास्टर साबित होता है। लेकिन खैर वो ललिसा से कहता है कि हम लोगों को वक्त को गुजारने के लिए कहीं जाना चाहिए। वो लोग जिस भी जगह पे जाते हैं विजिट करने के लिए वो जगह बंद होती है क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सुबह होती है और इतना चलने की वजह से ललिसा के पाँव भी रेड हो चुके होते हैं और वो एक जगह पे बैठ जाती है। ओकीमीरा को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है कि उसने चलते चलते ये तो सोचा ही नहीं कि उसके साथ एक लड़की है और ये कोई गेम नहीं बल्कि हकीकत है। लेकिन अब वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं और ओकीमीरा जब भी ललिसा की तरफ देख रहा था तो उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। अब ललिसा उसको लिलिल के कार्टून्स की एक एपिसोड दिखाती है जो कि अभी न्यू रिलीज हुई होती है। वो दोनों साथ में बैठ कर उसको देखना शुरू कर देते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। ओकीमीरा को अभी भी ललिसा से बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है, लेकिन अब इवेंट का टाइम हो जाता है। वो लोग इवेंट की जगह पे पहुंच जाते हैं जो अभी खाली होती है और ललिसा बहुत अजीब तरह से बिहेव करना शुरू कर देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि उसका पहला इवेंट होता है जिंदगी का। वो लोग अपने टेबल पे पहुंच के अपना सामान निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन ललिसा को याद आता है कि उसने मेन काम तो किया ही नहीं। वो कहती है कि मैंने बैनर्स वगैरह या पोस्टर वगैरह कुछ भी नहीं बनाए और ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है। लेकिन उनके जो नेबरहुड के अंदर टेबल वाले होते हैं वो लोग आते हैं और उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका कॉस्प्ले, उनके बैनर सब कुछ बहुत जबरदस्त होते हैं। लेकिन ललिसा और ओकीमीरा उनकी बातों को ज्यादा अटेंशन नहीं देते और उन्हें इग्नोर ही करते हैं। ओकीमीरा ललिसा से पूछता है कि क्या वो अपना कॉस्प्ले लेकर आई है तो वो उसे बताती है कि हाँ वो लेकर तो आई है लेकिन उसे पहनेगी नहीं क्योंकि उसे अभी बहुत ज्यादा शर्म आ रही है और ये उसका पहला इवेंट है, इसीलिए वो अपने नॉर्मल कपड़ों के अंदर इस इवेंट को गुजारना चाहेगी। कि अब इवेंट स्टार्ट होता था और सब लोगों की सेल बहुत जबरदस्त होती है, लेकिन ये दोनों जने खड़े हुए सबका मुंह देख रहे होते हैं और इनके नेबरहुड वाले फिर से इनको तंग करना और इनको छेड़ना शुरू कर देते हैं
हैं कि अचानक से कस्टमर आता है और वो उनके पास रुकता है। वो एक बुक को खरीदने वाला होता है लेकिन वो फिर वहां से चला जाता है कि दूसरा कस्टमर वहां पे आता है और वो पूछता है कि क्या इसके अंदर न्यूड्स हैं। तो ओकीमिरा को एकदम से झटका सा लगता है, उसके दिल धक धक कर रहा होता है। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा कि उस कस्टमर के जाने के बाद भी ओकीमिरा लिलिसा से पूछता है कि क्या इसके अंदर तुम्हारी न्यूड पिक्चर्स हैं। तो लिलिसा से बताती है कि अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी 18 की नहीं हुई और मुझे कंफर्टेबल भी फील नहीं होता कि कोई मुझे इस तरह से देखे। ओकीमिरा को थोड़ी सी सांस में सांस आती है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उसके दिल में ऐसी फीलिंग्स क्यों है लिलिसा के लिए। लेकिन इन सब के बाद भी उनके नेबरहुड वाला उसकी फिर से आके इंसल्ट करता है और ओकीमिरा को गुस्सा आ जाता है और वो लिलिसा को चीयर करना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि तुम कितनी बड़ी बेवकूफ है, तुम्हें अपना कॉस्प्ले पहनना चाहिए, तुम अपने कॉस्प्ले में सबसे ज्यादा प्यारी लगती हो, तुमसे क्यूटर मैंने आज तक जिंदगी में कुछ नहीं देखा। लिलिसा लाल टमाटर हो रही होती है और वो दोनों अपने बैग्स उठा के चेंजिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। लिलिसा अंदर चले जाती है और ओकीमिरा बाहर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा होता है कि अचानक से उसके अंदर से कुछ लड़कों के ऊपर जाती है और उन्हें मना करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे पिक्चर्स मत लो क्योंकि ये गर्ल्स के लिए चेंजिंग रूम है। वो लड़के उसको थोड़ा सा छेड़ती हैं और वो उसको बताते हैं कि वो लोग लड़कियां ही हैं, बल्कि वो लोग कॉस्प्ले कर रही हैं वहां पे खड़ी हुई। और वो लोग ओकीमिरा की तारीफ करती हैं और वहां से चली जाती हैं कि दूसरी तरफ उनके साथ वाले टेबल वालों का फोटोशूट बहुत जबरदस्त चल रहा होता है और ओकीमिरा थोड़ा सा एम्बैरेस हो रहा होता है कि लिलिसा जब अंदर जाती है तो वो देखती है कि अंदर तो बहुत सारे कॉस्प्ले आर्टिस्ट बैठे हुए होते हैं। वो लोग अपने कपड़े चेंज कर रही होती हैं और रेडी हो रही होती हैं। लिलिसा को कहीं भी जगह नहीं मिल रही होती कि अचानक से कॉस्प्ले आर्टिस्ट उसे बताती है कि मैं तो चाह रही हूँ तो मेरी जगह पे बैठ सकती हो। जब लिलिसा वहां पे बैठती है, अपना बॉक्स खोलती है तो उसके पास उसकी विग कैप भी नहीं होती। वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, लेकिन एक दूसरी लड़की उसकी मदद करने के लिए उसको अपनी कैप दे देती है। उसके पास बाकी भी कुछ चीजें नहीं होती, लेकिन बाकी कॉस्प्ले आर्टिस्ट उसको बहुत हम्बली अपनी चीजें देना शुरू कर देते हैं और उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं। और लिलिसा को यह बहुत अच्छा लग रहा होता है कि लिलिसा रेडी होना शुरू हो जाती है और वो सबसे पूछती है कि आप लोगों को कोई मसला तो नहीं है, मैं आप लोगों की चीजें यूज कर रही हूँ। तो वो उससे बताती हैं कि हम लोग एक्स्ट्रा चीजें इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई चीज भूल जाती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब तुम आओ तो तुम लोगों की मदद करने की नीयत से आना। कि अचानक से वो उस कॉस्प्ले आर्टिस्ट से भी मिलती है जिसने पहली बार उसे कहा होता है कि तुम जब बड़ी हो तो तुम भी यहाँ पे आना। लिलिसा उससे बात करती है और अब लिलिसा रेडी होना शुरू हो जाती है। लोग उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो रहते हैं कि उसकी स्कर्ट बहुत ज्यादा छोटी होती है, इसीलिए कॉस्प्ले आर्टिस्ट उसको अपनी स्कर्ट उतार कर देती है ताकि उसकी बॉडी ज्यादा शो ना हो। अब वो जा रही होती है तो उसको एक लड़का मिलता है जो कि कॉस्प्ले आर्टिस्ट ही होता है। वो उसकी तारीफ करता है और उसे बताता है कि जो कैमरामैन तुम्हारे साथ है वो बहुत अच्छा और नाइस इंसान है। ओकीमिरा की बाहर से फिर से बेइज्जती हो रही होती है कि अचानक से जब लिलिसा आती है लिलिल के रूप के आता है तो सब लोग उसे देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो वाकई में सबसे ज्यादा क्यूट लग रही होती है। सब आदमी अपना दिल थाम के खड़े हुए होते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो इस खूबसूरत औरत को कैसे अपनी नजरों के आगे से जाने दें। किसी को भी समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये वाकई में वही लिलिसा है जो पहले खड़ी हुई थी, क्योंकि वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। सबके सब कैमरामैन उसके इर्द गिर्द खड़े हुए होते हैं कि वो ओकीमिरा से कहती है कि मेरी पिक्चर सबसे पहले तुम ही क्लिक करना क्योंकि तुम मेरे फोटोग्राफर हो और ये मेरा पहला फोटोशूट है, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे पोज करूं और वगैरह वगैरह। लेकिन बाकी सारे कैमरामैन भी उसके इर्द गिर्द खड़े हुए होते हैं कि उनके साथ वाले टेबल वाले बात कर रहे होते हैं कि वो कॉस्प्लेयर अपने फोटोग्राफर से कहती है कि क्या तुम लिलिल की पिक्चर्स नहीं क्लिक करोगे। वो चाह तो बहुत रहा होता है लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चीट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो उसको किक मार देती है और वो कहती है कि जाओ जाके लिलिल की पिक्चर्स क्लिक करके आओ। और लिलिसा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर उसके इर्द गिर्द खड़े हुए होते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ओगिनो उन दोनों की मदद करता है और वो लिलिसा को एक जगह पे खड़ा कर देता है और वो सब फोटोग्राफर से कहता है कि तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है इसकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। जैसे ही टाइम खत्म होगा तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और अब लिलिसा के सामने सारे के सारे फोटोग्राफर्स खड़े हो जाते हैं उसकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए और वो पोस्ट करना शुरू कर देती है कि लिलिसा को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती और अचानक से वो स्लिप होने वाली होती है, लेकिन वो दीवार को पकड़ के खड़ी हो जाती है। सब फोटोग्राफर्स उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि कितनी ज्यादा क्यूट और न्यू कमर की तरह बिहेव कर रही है, इसके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी पिक्चर्स बहुत ज्यादा क्यूट आ रही होती है। और ओगिनो तो पागल हो रहा होता है क्योंकि वो हर 5 सेकंड के बाद अपना पोज चेंज करती जा रही होती है और उसके जितने भी पोज होते हैं वो बहुत जबरदस्त होते हैं, वो रियल मांगा से एडमायर्ड होते हैं और सब लोगों को बहुत अच्छी पिक्चर्स मिल रही होती हैं। और वो लोग एक के बाद एक लिलिसा की बहुत जबरदस्त पिक्चर्स क्लिक करते जा रहे होते हैं और लिलिसा को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लिलिसा सोचती है कि जब वो मांगास पढ़ती होती थी तो उसकी मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी उसकी हॉबी, वो उसके ऊपर गुस्सा किया करती थी और लिलिसा बहुत ज्यादा मायूस थी, लेकिन वो फिर भी अपने लिए कॉस्प्ले बनाया करती थी। और आज अगर वो इस जगह पे मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ ओकीमिरा की वजह से यहाँ पे मौजूद है और वो ओकीमिरा की तरह देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड रह गए होते हैं क्योंकि वक्त खत्म होने वाला होता है। और ओगिनो काउंटडाउन दे रहा होता है कि लिलिसा अब ओकीमिरा की तरफ देखती है, उसकी तरफ उंगली करती है और एक बहुत जबरदस्त पोज देती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं उसका ये वाला पोज देखकर। अब शूट के बाद लिलिसा खड़ी हुई होती है और ओकीमिरा उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी एक भी पिक्चर क्लिक नहीं कर पाया, इसीलिए क्या तुम मुझे कुछ पिक्चर्स दे सकती हो। तो वो उसके लिए पोज करना शुरू कर देती है और वो उसकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देता है कि अब इस सबसे फारिग होकर सब लोग घरों को वापस आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ कैमरामैन लिलिसा के पीछे चले जाते हैं और वो उससे उसका सोशल मीडिया अकाउंट, उसका कोई बिजनेस कार्ड या इस तरह का कोई उसके कॉन्टैक्ट मांग रहे होते हैं। लेकिन लिलिसा के पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि उसको कॉस्प्ले आर्टिस्ट आके बताती है कि चेंजिंग रूम बंद होने वाला है तो तुम फटाफट से अंदर आ जाओ। वो अंदर चली जाती है
है और सब लड़कियां उसके साथ पिक्चर्स खिंचवाना शुरू कर देती हैं क्योंकि वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। और सब लोग अब बातें करना शुरू कर देते हैं। सब लड़कियां अपने बारे में उनको बताना शुरू कर देती हैं और लिलिसा उनकी बातें बहुत गौर से सुन रही होती है। जो रेड कॉस्ट्यूम वाली कॉस्प्लेयर होती है वो बताती है कि मैं क्योंकि मोस्टली एनिमल्स के कॉस्प्ले कर रही होती हूँ, इसीलिए मेरे लंग्स के अंदर तो उनके बाल बहुत ज्यादा इकट्ठे होना शुरू हो गए और मुझे डर रहता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। कि बाकी कॉस्प्ले आर्टिस्ट भी बताती हैं कि जब हम लोग ट्रेन में सफर कर रही होती है तो हम लोग हमेशा कभी मैं अपने तीत भूल जाती हूँ, कभी कोई बताती है कि घर के अंदर में टब के अंदर ही अपनी विग भूल जाती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा स्कैरी होता है। कोई स्क्रीन के सामने अपनी विग को भूल जाता है। इसी तरह से कुछ कॉस्प्ले आर्टिस्ट किसी तरह की मिस्टेक्स करती हैं, किसी तरह की मिस्टेक्स करती हैं। और जो लड़कों के कॉस्प्ले करती हैं वो बताती है कि हमारे घरों पे कपड़े देखकर हमारे पेरेंट्स को डाउट होता है कि कहीं हम लोग मिक्स जेंडर्स तो नहीं है, हम लोग डिफरेंट किस्म के जेंडर्स को डेट तो नहीं करती। अब वो लोग लिलिसा से पूछती हैं कि क्या उसके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, तो लिलिसा से बताती है कि मेरे पास ऐसा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बूब्स ही है मेरे, और मेरी बाकी सारी बॉडी बहुत ज्यादा लीन और स्मॉल है, इसीलिए मुझे मेरे साइज के कपड़े नहीं मिलते। मुझे हमेशा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है इस वजह से। आज भी मैंने जो आउटफिट पहना है कि मैंने किसी की एडवाइस पे पहना है। तो वो लोग उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारी नॉर्मल कोई पिक्चर है, तो जब वो उनको अपनी नॉर्मल पिक्चर दिखाती है तो वो वाकई में बहुत ज्यादा भद्दी लग रही होती है क्योंकि उसने बहुत ओवरसाइज्ड और बहुत अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं। कि अब इन सब बातों के बाद लिलिसा को याद आता है कि उसने किसी की पैंटीज वापस करनी थी और वो एल्फ वुमन की होती है। वो जब उन्हें सर्च करती है तो वो वहाँ पे नहीं होती। लड़कियों से बताती है कि वो अभी भी वहाँ से गई है और लिलिसा को भी याद आता है कि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। तो वो सबको गुड बाय करके वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन सब लोग उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि समर फेस्टिवल के ऊपर हम तुम्हें मिलना चाहेंगे, तुम जरूर आना। और लिलिसा उनको यस कह के वहाँ से चली जाती है। ओकीमिरा स्टेशन के ऊपर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। लिलिसा उसके पास भाग के चली जाती है। ओकीमिरा उसे कहता है कि ट्रेन आने में थोड़ा सा वक्त ही रह गया, तुम वक्त पे पहुंच गई हो। लेकिन लिलिसा उसे कहती है कि सबसे पहले मेरे पास एक काम है जो मुझे खत्म करना है। और वो एल्फ वुमन करके चिल्लाना शुरू कर देती है। कुछ लेडीज भी उसकी मदद कर रही होती हैं कि अचानक से वो एल्फ वुमन उसके सामने आती है और वो उसे कहती है कि चिल्लाना बंद करो, मेरा ऑफिस यहाँ पे पास ही है और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरे बारे में पता चले। और लिलिसा खामोश हो जाती है और उसको उसकी पैंटीज वापस कर देती है। अब वो लोग उसे एक और कॉस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो वो एल्फ वुमन उनको बताती है कि वो अभी बहुत ज्यादा मसरूफ है और शायद वो दोबारा कॉस्प्ले ना कर सके, और वो उनको गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। अब वो दोनों ट्रेन के अंदर सवार होते हैं और लिलिसा अभी भी उस कॉस्प्लेयर के बारे में थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन ओकीमिरा उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। और वो सोच रहा था कि वो लिलिसा की इस परेशानी को किस तरह से दूर करे, लेकिन लिलिसा उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं समर फेस्टिवल के ऊपर जाऊंगी तो मैं कहीं ना कहीं उससे किसी ना किसी मौके पर मिल ही लूंगी, लेकिन मैं आज तुम्हारा थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि आज मैं जो भी कर सकी वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से कर पाई। ओकीमिरा इस बात का क्रेडिट लेने से मना करता है, लेकिन लिलिसा उसे कहती है कि नहीं, ये बात बिल्कुल सच है कि मैं आज जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है। और वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। ओकीमिरा हैरान रह जाता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ एज ए कॉस्प्लेयर पार्टनर के तौर पर। तुम जब भी मेरे पास आते हो मेरा दिल धड़कना शुरू कर देता है, मेरी बॉडी पूरी गर्म हो जाती है। और ओकीमिरा को भी सेम ऐसी की फीलिंग्स आ रही होती है और उसे समझ आ जाती है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। वो दोनों सिर्फ और सिर्फ कॉस्प्ले की वजह से एक दूसरे के साथ हैं और एक दूसरे के बारे में फील कर पा रहे हैं। कि मिकारी ओकीमिरा और लिलिसा के बारे में सोच रही होती है और वो लिलिसा की इस बात के बारे में भी सोच रही होती है कि उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं ओकीमिरा के लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन मिकारी सोचती है कि मुझे इन सब बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओकीमिरा के पास जा रही होती है और वो ओकीमिरा के दरवाजे के ऊपर जाकर उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पे आई हूँ। लेकिन जब वो देखती है तो अंदर लिलिसा कपड़े चेंज कर रही होती है और वो उसे देख के हैरान रह जाती है। मिकारी उसे कहती है कि तुम कम से कम दरवाजा तो बंद कर सकती हो, लेकिन लिलिसा उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी इवेंट के लिए तैयार होने में। मिकारी के पूछने पे अब लिलिसा उसको बताती है कि वो यहाँ पे चेंज कर रही थी अपने फोटोशूट के लिए और ओकीमिरा थोड़ा सा लेट है क्योंकि आज उसका एक टेस्ट है। कि अचानक से लिलिसा के लिए भी अनाउंसमेंट होती है और उसको क्लास में बुलाया जाता है क्योंकि उसके एक्स्ट्रा लेसन होते हैं और वो फटाफट से रेडी होना शुरू हो जाती है और वो मिकारी से कहती है कि मेरी चीजों का ध्यान रखना, और वहां से चले जाती है। और मिकारी के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं होता वहाँ पे बैठने के अलावा। अब लिलिसा जा रही होती है और वो भागते भागते एक टीचर के अंदर रख जाती है और जब वो उस टीचर के बारे में सोचते थे वो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत टीचर होती है। कि दूसरी तरफ ओकीमिरा जब वापस आता है तो वो लिलिसा के साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो गौर करता है तो वो मिकारी होती है और मिकारी लिलिसा के कॉस्ट्यूम के अंदर होती है क्योंकि वो लिलिल बन के ओकीमिरा को सेड्यूस करना चाह रही होती है और ये चीज वर्क भी कर रही होती है। वो ओकीमिरा के बहुत ज्यादा करीब होकर खड़ी हो जाती है और वो उससे कह रही होती है कि तुम मुझे कहीं टच करना चाहो तो तुम मुझे कर सकते हो। और ओकीमिरा बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था क्योंकि अब उसके सामने लिलिल होती है और वो उसको किसी भी तरह से टच कर सकता और होता है, लेकिन ओकीमिरा उसे खुद से दूर करता है और वो उसे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और मिकारी सोचती है कि मैं इसी बुद्धू के साथ तो मोहब्बत करती हूँ। कि अचानक से लिलिसा आती है और ओकीमिरा से समझाने की कोशिश करता है कि वो जो ऐसा सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लिलिसा आगे बढ़ती है और उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ मारती है और वो मिकारी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि पहली बार उसने लिलिल को देखा हुआ होता है। वो उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है और वो मिकारी से कहती है कि जरूरी नहीं है कि हमने जिसका एक बार कॉस्प्ले कर लिया हम उसी का नेक्स्ट टाइम भी करेंगे, तुम लिलिल का भी कॉस्प्ले कर सकती हो क्योंकि तुम देखने में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। और ऐसा ही कुछ ओकीमिरा का कहना होता है और मिकारी को बहुत अच्छा लगता है उन दोनों की बातें सुन के। कि अब लिलिसा मिकारी की अंडीज देखना चाह रही होती है और मिकारी बहुत ज्यादा घबराई होती है कि अब वीकेंड के ऊपर ओकीमिरा ओगिनो से मिलता है क्योंकि वो उससे फोटोशूट के बारे में जानना
चाह रहा होता है और ओगिनो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा होता है। वो बहुत ज्यादा अपनी तारीफें करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे पता है मैं बहुत अच्छा हूँ फोटोग्राफी में और वगैरह वगैरह, लेकिन ओकिमिरा सिर्फ और सिर्फ उसे ही जानता था, इसीलिए उसने उससे मदद के लिए कहा हुआ होता है। अब वो उसे बताना शुरू कर देता है कि फोटोग्राफी के अंदर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बैकग्राउंड हम लोग पे करके भी खरीद सकते हैं, इसीलिए मेरी कॉस्प्ले आर्टिस्ट की पिक्चर बहुत ज्यादा प्यारी आती है। अब उसकी आर्टिस्ट सामने आ जाती है और वो ओकिमिरा को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। अब वो दोनों पिक्चर्स क्लिक करने के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और मॉडल अपना पोज बना रही होती है कि ओकिमिरा और ओगिनो अब उसकी पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ओगिनो उसकी पिक्चर्स देख के बिल्कुल भी उसकी तारीफें नहीं करता, बल्कि वो अपनी ही तारीफें कर रहा था। हालांकि उन दोनों की पिक्चर्स सेम होती है, लेकिन वो लेडी जब ओकिमिरा की पिक्चर्स देखती है तो वो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम ये पिक्चर्स मुझे सेंड कर सकते हो, क्योंकि मुझे इसे अपनी बुक के अंदर लगाना है सेल करने के लिए। और ओकिमिरा मान जाता है। अब वो उसे कहती है कि क्या मैं सेक्सी पोस्ट हूँ तुम्हें पिक्चर्स क्लिक करने के लिए, और वो बहुत ज्यादा सेड्यूसिंग पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए बैठी हुई होती है। और ओकिमिरा उसे देख के बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा होता है, लेकिन ओगिनो से कहता है कि जब हम लोग प्रोफेशनली किसी चीज को ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम लोगों को अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ये बातें करते करते वो लोग लिलिल के बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्यूट थी जब उसने अपना कॉस्प्ले किया था। हालांकि वो लिलिसा थी और वो बताते हैं कि जो कॉस्प्ले इंडस्ट्री के ऊपर टॉप करी है वो 4 मॉडल्स हैं। वो उन चारों के बारे में उसको बताना शुरू कर देते हैं। ओगिनो बहुत मजे से उसके बारे में बता रहा होता है, लेकिन जब वो मायूरा के बारे में उसको बताता है तो वो ये भी साथ में बताता है कि मायूरा काफी देर से डिसअपियर हुई है और वो मायूरा के बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है ओकिमिरा, क्योंकि लिलिसा भी मायूरा से मिलने के बारे में बेचैन हो रही होती है। और ओगिनो कहता है कि मैं अपनी मॉडल को एक दिन टॉप मॉडल में से जरूर बनाऊंगा, लेकिन वो लेडी कहती है कि मुझे टॉप बनने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर मुझे मेरा फोटोग्राफर बना दे तो मुझे इसमें कोई मसला भी नहीं है। अब ओकिमिरा लिलिसा के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि वो उसे बिल्कुल टॉप मॉडल बनाएगा। अब क्लब के अंदर ओकिमिरा लिलिसा को दिखाता है कि वो काफी सारी बुक्स उसके लिए लेकर आया था कि वो उन्हें पढ़ सके और उनसे इंस्पिरेशन हासिल कर सके। कि अब ओकिमिरा लिलिसा से कहता है कि क्या तुम कॉस्प्ले करना चाहोगी, और वो कॉस्प्ले करके अब उसकी पिक्चर्स क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रही होती है और ओकिमिरा भी उसको पोज बनाने के बारे में बता रहा था। और लिलिसा जब अपनी पिक्चर्स देखती है तो वो ओकिमिरा की तारीफ करती है। तो ओकिमिरा उसको बताता है कि वो ओगिनो से मिला था और उसने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी पिक्चर क्लिक करने के अंदर बेटर होने में। और लिलिसा ओकिमिरा का फिर से थैंक यू करती है और वो उसे कहती है कि मुझे पहले तक तो लोगों से बहुत ज्यादा शर्म आती थी, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं लोगों से मिलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे और भी ज्यादा पसंद करें, मुझे प्यार करें। और ओकिमिरा को उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि अचानक से उनके डोर के ऊपर नॉक करता है और वो स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर्स होती हैं। ओकिमिरा और लिलिसा बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। लिलिसा छुप जाती है और ओकिमिरा दरवाजा खोलती है तो काउंसिल के लोगों से बताते हैं कि उनके ग्रुप ने यानी उनके क्लब ने पिछले 3 सालों से कुछ ज्यादा वर्क नहीं किया, इसीलिए उन लोगों को रूम चेंज करना होगा। और ओकिमिरा और लिलिसा थोड़े से परेशान होते हैं। अब स्टूडेंट काउंसिल की लड़कियां वहां से चली जाती हैं और ओकिमिरा बहुत ज्यादा नर्वस होता है क्योंकि उसे अब लग रहा होता है कि वो लोग सब कुछ गवाने वाले हैं। लेकिन जब वो दरवाजा बंद करता है और लिलिसा उसके पास खड़ी होती है तो वो उसे देखती है और वो उसके मुंह पर एक जोर का पंच मारती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। और वो उसे कहती है कि ये कंफ्यूज होने का वक्त नहीं है। और ओकिमिरा को भी समझ में आता है कि बिल्कुल लिलिसा बिल्कुल ठीक कह रही है। अब वो दोनों साथ में बैठ के इस बात के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब इस मसले का क्या हल हो सकता है। लिलिसा उसको अजीब से मशवरे दे रही होती है। वो कहते हैं कि हम सारी की सारी अपनी जो मांगास हैं उनको लाइब्रेरी को डोनेट कर देते हैं, लेकिन ओकिमिरा कहता है कि ये सारी की सारी गंदी हैं, इनको हम लोग लाइब्रेरी को डोनेट नहीं कर सकते। ओकिमिरा बैठा सोच रहा था और लिलिसा भी सोच रही होती है। लिलिसा ओकिमिरा को खड़े होकर कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, ये लोग हमसे चाहे इस मांगा क्लब का रूम ले भी नहीं, लेकिन फिर भी हम दोनों अपने काम को जारी रखेंगे। हम लोग लिली से मोहब्बत करते रहेंगे और उसके कॉस्प्ले को करते रहेंगे और मुझे इसमें तुम्हारी मदद की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ओकिमिरा उसकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था और उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है क्योंकि वो वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही होती है। ओकिमिरा की आंखें खुल जाती है और वो कहता है कि अब हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। और लिलिसा ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब ओकिमिरा चलते चलते स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिस में पहुंचता है, जहाँ पे जाके वो स्टूडेंट काउंसिल से बात करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि आखिर इस बात का कोई हल तो होगा कि हमसे हमारा कमरा ना लिया जाए। तो वो उसे कहती है कि हाँ बिल्कुल, इस चीज का एक हल है कि तुम अपने लिए एक एडवाइजर तलाश कर लो, जो कि एक टीचर होना चाहिए जो तुम लोगों को एडवाइस करे, तुम लोगों के काम के ऊपर नजर रखे और हमें भी आके इन्फॉर्म करे कि तुम लोग वाकई में वेल परफॉर्म कर रहे हो। वो उसे कहती है कि हमारा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है कि हम मांगा क्लब को खत्म करें, क्योंकि मांगा क्लब पास्ट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क कर चुका है। और ओकिमिरा से यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा। ओकिमिरा इसके बाद टीचर्स रूम के अंदर जाता है, जहाँ पे जाके वो सब टीचर्स से कहना शुरू कर देता है कि क्या वो उसके एडवाइजर बनेंगे, लेकिन सब टीचर्स एक के बाद एक मना करते रहते हैं। किसी ने पहले से क्लब में ज्वाइन किया होता है और किसी टीचर के पास अभी वक्त नहीं होता कि वो उनका क्लब को ज्वाइन कर सके, इसीलिए ओकिमिरा बहुत ज्यादा मायूस होकर वहां से जाने वाला होता है। लेकिन उसे उसके एक टीचर रोकते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें एक एडवाइजर की तलाश है। ओकिमिरा ने अपना सारा मसला बताता है तो वो उससे कहते हैं कि एक नई टीचर आई है जो कि शायद तुम लोगों की मदद कर सके। तो ओकिमिरा अब उसके पास आता है, जो कि पहले ही लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। उसका नाम मायूरी होता है। ओकिमिरा उसके पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मायूरी उसे फौरन मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे पास भी इस चीज के लिए वक्त नहीं है। वो बाकी सब लड़कों को वहां से भगा देती है कि अचानक से ओकिमिरा को याद आता है कि उसने इस लड़की को कहीं ना कहीं तो देखा है। वो जैसे ही सोचता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही मायूरा है जो कि एल्फ वुमन के साथ कॉस्प्ले किया करती थी। कि अचानक से जब मायूरी ये बात
बात सुनती है तो वो फौरन से ओकिमिरा को लेकर कमरे में चली जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, कहीं तुम मेरे से मरना तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी गर्दन के ऊपर ये तेज चाकू चला दूं। तो ओकिमिरा उससे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, का तो बस वहां पे दम घुट रहा होता है। इसीलिए अब मायूरी और ओकिमिरा तहम्मुल से बात करना शुरू कर देते हैं और मायूरी बैठ जाती है। ओकिमिरा उससे कहता है कि आखिर वो लिलिसा की मदद क्यों नहीं करना चाहती, वो उसी लिलिसा के बारे में भी सब कुछ बता देता है। तो वो कहती है कि मुझे यकीन था कि लिलिसा वाकई में एक दिन बड़ी होकर काफी अच्छा कारनामा सर अंजाम देगी, लेकिन वो कहती है कि अब मैं कॉस्प्ले बिल्कुल भी नहीं करती और ना ही मैं करना चाहती हूँ। तो ओकिमिरा उससे पूछता है कि आखिर इस बात की क्या वजह है। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपका कोई मसला है तो, लेकिन मायूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तो मसला है कि मैं टीचर बन गई हूँ और टीचर ने इस तरह के गंदे काम नहीं किया करती कि मैं इरोटिक कॉस्प्लेस पहन के उनको सेल करूँ। तो ओकिमिरा से मजीद ये कहती है कि हमारी हॉबीज एक तरफ होती है और हमारे काम एक तरफ होते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से इस पोस्ट पर आई हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी भी हरकत की वजह से मुझसे ये जॉब छीने, इसीलिए मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं कर सकती। ओकिमिरा उसकी बात को समझ आता है और वो जाने वाला था, लेकिन वो एक सेकंड के लिए रुकता है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि वो जो मांगास हैं तुम्हारे पिछले वाले, मैं उनको कहाँ पे जाके फेंकूं या सेल करूं। मायूरी थोड़ा सा डर जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे ब्लैकमेल करना चाह रहा है। ओकिमिरा के पास और कोई रास्ता नहीं होता लिलिसा को बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसके पास यही एक रास्ता होता है, इसीलिए वो उसे वाकई में धमकाता है। अब ओकिमिरा लिलिसा को मैसेज कर देता है और वो मांगा क्लब का दरवाजा खोलता है और लिलिसा सामने अपना कॉस्प्ले पहन के खड़ी हुई होती है और वो मायूरी को वेलकम करती है और उसके सामने रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके एडवाइजर बन जाए। मायूरी लिलिसा को और उसके कॉस्प्ले को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो उसके कॉस्प्ले को चेक करना शुरू कर देती है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफें करती है और उसकी मिस्टेक्स भी निकालती है। मायूरी को वहां पे पड़ा हुआ उसका एक मांगा मिल जाता है जिसको देख के वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो ओकिमिरा की तरफ गुस्से से देखती है कि लिलिसा उसको बताती है कि उसका फेवरेट मांगा है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद है। वो जिंदगी में सिर्फ किसी एक चीज से ही बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और वो है मायूरा। वो उसके बारे में इतनी सारी तारीफें करना शुरू कर देती है कि मायूरी भी ये सब सुन के हैरान रह जाती है कि उसने भी आज तक कभी अपने कॉस्प्ले की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं सुनी होगी। लेकिन खैर वो उन लोगों को मना करके वहां से चली जाती है और वो अपने ऑफिस में जाके बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, अपने पर गुस्सा कर रही होती है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने इतनी अच्छे से इतने प्यार से बुलाया था और उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मायूरी व्हाइट बोर्ड के ऊपर आई लव यू लिलिसा लिख देती है कि ओकिमिरा उसे बाहर से देख रहा होता है। वो अंदर आता है और मायूरी से कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो ओकिमिरा से कहता है कि अब ऐसे भी बिहेव ना करो जैसे मैंने तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देखा ना हो। तो वो उससे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि लिलिसा अपना कॉस्प्ले करती रहे और वो अपने पैशन को कंटिन्यू करे, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी तरह सबको छोड़े। मायूरी से कहती है कि तुम्हें इस सब के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि जो मांगा क्लब का पुराना प्रेसिडेंट था उसने बहुत ज्यादा वर्क किया था और उसने काफी सारे मांगास भी लिखे थे। इसी वजह से स्टूडेंट काउंसिल के लोग उसको मांगा क्लब का रूम देने के लिए तैयार नहीं है और ओकिमिरा सोचता है कि बिल्कुल उसी की गलती है। लेकिन मायूरी हार मान जाती है और वो उसे कहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी एडवाइजर बनूंगी और वो उसे शर्त में बदले में ये कहती है कि तुम्हें लिलिसा के जितने भी कॉस्ट्यूम्स होंगे वो मुझे सेंड करने होंगे, तुम लोग जितने भी बनाओगे। और ओकिमिरा मान देता है। ओकिमिरा लिलिसा के साथ बैठा हुआ था और वो थोड़ा सा परेशान होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तो अपना लैपटॉप निकाल लेता है, वो फटाफट से मांगा लिखने की कोशिश कर रहा होता है कि दूसरी तरफ मायूरी भी आ रही होती है। मायूरी दरवाजा खोलती है और उनके पास आती है और उसे कहती है कि ओकिमिरा तुम क्या कर रहे हो। ओकिमिरा उसे बताता है तो उसे कहती है कि बहुत अच्छे। लिलिसा कहती है कि अगर आप इस बारे में कुछ जानती हैं तो आप इसे बता सकती हैं, लेकिन मायूरी कहती है कि मुझे इस सब के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन फिर भी वो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओकिमिरा को बता देती है मांगा लिखने के बारे में। और वो सुन के लिलिसा बहुत ज्यादा हैरान होती है कि मायूरी को आखिर इतना सब कुछ किस तरह से पता है। कि मायूरी जाने से पहले उन लोगों को एक पम्फलेट देके जाती है जिसके अंदर अगर वो लोग चाहें तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं छोटे बच्चों को अपनी कहानी सुना के, जो कि एक मांगा क्लब का काम होगा और ये एक वैलिड रीजन होगी स्टूडेंट काउंसिल के सामने रखने के लिए। और मायूरी वहां से चली जाती है। ओकिमिरा और लिलिसा ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ओकिमिरा और लिलिसा छोटे बच्चों को अपनी कहानी सुनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बच्चे अपनी शरारतों के अंदर इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं कि वो दोनों खड़े हुए इस बात को समझ नहीं पा रहे होते कि आखिर वो किसको कहानी सुनाए और किसको ना सुनाए। अब वो लोग मायूस होकर घर वापस जा रहे होते हैं कि ओकिमिरा को अचानक से एक आइडिया आता है और वो लिलिसा को बता देता है। अब अगले दिन जब वो लोग अपनी कहानी सुनाने के लिए जाते हैं तो मैम उनको बताती है कि हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट है जो आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं। बच्चे जब देखते हैं तो लिलिसा लिलिल के कॉस्ट्यूम के अंदर होती है और सब बच्चे उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है और अब वो बच्चों को बैठकर कहानी सुनाना शुरू कर देती है और ओकिमिरा उनकी पिक्चर्स को क्लिक करना शुरू कर देता है और वो लोग देखने में वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। अब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं और लिलिसा थोड़ी सी परेशान होती है। ओकिमिरा उससे पूछता भी है कि आखिर क्या मसला है, लेकिन लिलिसा उसको कुछ भी नहीं बताती। कि दूसरी तरफ मायूरी अपने घर के अंदर होती है और वो अपनी विश लिस्ट के बारे में देख रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर वो कितनी देर तक एनिम्स वगैरह को नहीं देखेगी और अपनी ख्वाहिशात को इसी तरह से मारती रहेगी कि अचानक से उसको उसी एल्फ वुमन का फोन आता है जिसका नाम आयरा होता है। वो दोनों बातें करना शुरू कर देती हैं और आयरा उससे कहती है कि आखिर तुम कॉस्प्ले क्यों नहीं करना चाहती। वो उससे लिलिसा के बारे में भी बताती है और मायूरी लिलिसा के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। वो दोनों बातें करना शुरू कर देती हैं और आयरा मायूरी को लेकर बहुत ज्यादा नर्वस होती है। अब अगले दिन मायूरा सोच रही होती है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए और वो मांगा क्लब के अंदर जाती है जहाँ पर ओकिमिरा और लिलिसा इस बात का फैसला करते हैं कि वो लोग अपनी रिपोर्ट्स को स्टूडेंट काउंसिल के अंदर बिल्कुल भी जमा नहीं करवाएंगे। और ये बात सुनकर मायूरी थोड़ा सा हैरान हो जाती है। ओकिमिरा और लिलिसा मायूरी को ये बताना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि
लिलिसा ने जब वो रिपोर्ट देखी थी तो वो थोड़ी सी मायूस थी और ओकीमिरा भी उसको देख के मायूस हो जाता है, क्योंकि वो दोनों हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे होते जो कि वो सिर्फ और सिर्फ इस रिपोर्ट को बनाने के लिए कर रहे होते हैं। और इस बात को लेकर वो दोनों बहुत ज्यादा मायूस होते हैं और वो बिल्कुल भी स्कूल को धोखा नहीं देना चाह रहे होते। इसीलिए वो इस बात का फैसला करते हैं कि वो लोग इस रिपोर्ट को स्कूल वालों के सामने पेश नहीं करेंगे। और वो मायूरी पूछती है उनसे कि अच्छा, अगर तुम लोग इस रिपोर्ट को उनके सामने प्रेजेंट नहीं करोगे तो फिर तुम लोग क्या करोगे। तो ओकीमिरा और लिलिसा उसको बताते हैं कि यहाँ पे बहुत जल्द यानी नेक्स्ट वीक ही एक कॉस्प्ले का फंक्शन होने वाला है जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं। तो मायूरी कहती है कि इस सब का स्कूल की रिपोर्ट के साथ क्या मतलब है। तो ओकीमिरा लोग उसे बताते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके वहाँ से एज ए क्लब इन्विटेशन लेंगे और वहाँ पे जाके पिक्चर्स क्लिक करके स्कूल वालों को वो दिखाएंगे कि हम लोग एज ए क्लब क्या परफॉर्म कर रहे हैं। मायूरी जब ये बात सुनती है तो वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि आखिर ये दोनों करना क्या चाह रहे हैं। वो अपना फोन चेक करती है और उसके ऊपर भी उसको उस फंक्शन का नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये दोनों करना क्या चाह रहे हैं। मायूरी अब उन दोनों को समझाना शुरू कर देती है कि ये बातें सिर्फ और सिर्फ सोचने में ज्यादा आसान लगती है, हकीकत के अंदर ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है। कोई भी हमारे कॉस्प्ले को एक्सेप्ट नहीं करता। हम लोगों को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए जिसके बाद हम लोगों को इस बात के ऊपर पछताना पड़े कि काश हम लोगों ने तब अपना मुंह बंद कर लिया था। और वो अपने पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देती है कि वो आयरा के साथ कितना जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रही थी, उन दोनों का कॉस्प्ले करना कितना ज्यादा परफेक्ट था। लेकिन जिस तरह ही उसे उसकी जॉब मिल जाती है तो वो आयरा को फोन करके बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है और मैं एक टीचर बन चुकी हूँ, इसीलिए मैं अब कॉस्प्ले छोड़ रही हूँ। और उसे अपने सब ख्वाब अपने पैरों के तले कुचलने पड़े थे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोफेशन को लेकर। यही बात वो लिलिसा को समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन लिलिसा उसके ऊपर चिल्ला देती है और वो कहती है कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मैं क्या करती हूँ तो मैं उसे प्राउडली ये बता सकती हूँ कि मैं एनिम से मोहब्बत करती हूँ, मुझे कॉस्प्ले करना पसंद है और मैं लिलिल से मोहब्बत करती हूँ। यही मेरी जिंदगी की 3 मोहब्बतें हैं जिनके अलावा मैं जिंदा नहीं रह सकती। बाकी कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी कॉस्प्ले करने को लेकर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमें हमेशा हर हाल में सपोर्ट करना प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो दुनिया वालों की तरह हमें बातें सुनाएं। और ये बातें सुन के मायूरी का दिमाग खुल जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये बच्ची जब मुझे छोटी मिली थी तब हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसे बचाने की खातिर वहां से भेजा था, लेकिन शायद किस्मत में इसका मुझसे दोबारा मिलना मेरे लिए एक नया सबक था। और वो उसे कस के गले से लगा लेती है। इन इस सब के बाद वो दोनों को एक वार्निंग के तौर पे लिलिसा को साइड पे ले जाकर काफी गुस्से से कहती है कि वहां पे काफी सारे बेहतरीन कॉस्प्ले आर्टिस्ट भी आए होंगे, लेकिन तुम दोनों को उन दोनों के साथ कम्पीट करना होगा ताकि तुम लोग बेस्ट पोजीशन पे जा सको और स्कूल वालों के सामने एक अच्छी रिपोर्ट प्रेजेंट कर सको। कि दूसरी तरफ नगुमी जो कि कॉस्प्ले आर्टिस्ट होती है और वो एक शॉप के अंदर से अपने कैरेक्टर के रिलेटेड काफी सारा सामान खरीद रही होती है और शॉपकीपर भी थोड़ा सा एम्बैरस हो रहा था उसे देखकर। अब वो जहाँ पे ट्रैवल कर रही होती है ट्रेन के अंदर तो वहां पे भी सब लोग उसकी तरफ अजीब नजरों से देख रहे होते हैं क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा अजीब होती है, लेकिन उसे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। कि दूसरी तरफ ओगिनो ओकीमिरा को फोन करता है और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और ओगिनो ओकीमिरा को नगुमी के बारे में बताता है और वो उसे कहता है कि वो 4 बेस्ट कॉस्प्लेयर्स के अंदर से है और उसे कम्पीट करने के लिए हमें भी बहुत अच्छे से वर्क करना होगा। कि दूसरी तरफ नगुमी अपनी टीम के साथ मिलती है और वो लोग उसे उसके कॉस्प्ले के बारे में, उसकी ड्रेसिंग के बारे में और हर चीज के बारे में बताते हैं और वो उनसे बातें सुन रही होती है। और इसके बाद उसका फोटोशूट होना स्टार्ट हो जाता है और वाकई में वो अपने कॉस्प्ले के अंदर बहुत जबरदस्त लग रही होती है। कि अब वो दिन आ जाता है जब वो फंक्शन होता है। ओकीमिरा और लिलिसा फंक्शन की जगह पे पहुंच रहे होते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो काफी ज्यादा बड़ी जगह है। वो दोनों थोड़े से एम्बैरस होते हैं, नर्वस हो रहे होते हैं और लिलिसा ओकीमिरा से पूछती है कि आखिर वो क्यों नर्वस हो रहा है। और वो कहता है कि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो ये जगह थोड़ी सी छोटी सी थी, कुछ कॉस्प्ले आर्टिस्ट थे और कुछ ही कैमरामैन थे और मैं तुम्हारी एक भी पिक्चर नहीं क्लिक कर पाया, लेकिन इस बार तो ये जगह काफी ज्यादा बड़ी है, यहाँ पे काफी सारे कैमरामैन होंगे और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी एक भी पिक्चर किस तरह से क्लिक करूंगा। कि लिलिसा उसे कहती है कि मुझे मैजिकल वर्ड्स सुनाओ। तो ओकीमिरा सीरियस हो जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा कॉस्प्ले दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉस्प्ले है। और वो दोनों इस बात के बाद और भी एम्बैरस हो जाते हैं कि ओगिनो और उसकी मॉडल वो दोनों वहां पे पहुंच जाते हैं और वो लोग अब एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करना शुरू कर देते हैं। कि ओगिनो ओकीमिरा को बहुत सारी बातें बता रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में, नगुमी के बारे में, कि अचानक से वहां पे नगुमी आ जाती है और लिलिसा उसको देखती है। लिलिसा और नगुमी के दरमियान में बातें होना शुरू हो जाती हैं और वो लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि नगुमी के साथ इतने सारे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि उसका कॉस्प्ले डिजाइन करने के लिए, उसका मेकअप करने के लिए और उसकी परफेक्शन के लिए वहां पे मौजूद होते हैं। नगुमी और लिलिसा बात कर रहे होते हैं कि नगुमी काफी ज्यादा प्राउड होती है और उसे तो अपने कॉस्प्ले के बारे में भी नहीं पता होता कि उसने आज कौन से कपड़े पहने हैं। तो लिलिसा उससे पूछती है कि आखिर वो उस कैरेक्टर के अंदर से किस तरह से परफेक्ट बन के निकलेगी। तो नगुमी से बताती है कि हम कॉस्प्ले आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने कॉस्प्ले से प्यार करते हैं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा कॉस्प्ले क्या है और क्या नहीं है। वो उसे इस सेंस में बताना चाह रही होती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पॉपुलर बनने से, दुनिया की नजरों में आने में और लोगों से तारीफें सुनने में से फर्क पड़ता है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या पहना है और क्या नहीं पहना। और वो खुद को प्रो कह रही होती है और वो लिलिसा की इंसल्ट करके वहां से चली जाती है। वो जाते वक्त भी लिलिसा की एक इंसल्ट कर जाती है और उसकी मैनेजर उससे सॉरी भी करती है, लेकिन लिलिसा को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसकी बाकी फ्रेंड्स भी वहां पे आ जाती हैं और वो लोग आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। कि नगुमी लिलिसा के साथ ड्रामा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिलिसा को लगता है कि वाकई में वो एक बिगिनर है, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं पता कि कॉस्प्ले क्या होता है क्या नहीं होता। नगुमी सही बातें कह के गई है उसे, लेकिन लिलिसा मासूम होती है। कि अब वो लोग अपने चेंजिंग रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा रश होता है। कि लिलिसा को एक जगह मिल जाती है
और दूसरी तरफ ओकिमीरा और ओगिनो फोटोशूट के प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ओगिनो ने पहले से एक प्लान बना के रखा हुआ होता है ताकि वो अपनी मॉडल का बेस्ट फोटोशूट कर सके। और ओकिमीरा भी कहता है कि ठीक है। तो दूसरी तरफ लिलिसा बहुत ज्यादा एम्बैरस हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, क्योंकि उसे वाकई में समझ नहीं आ रही होती कि कॉस्प्ले से मोहब्बत करना ज्यादा जरूरी है या अपने कैरेक्टर से मोहब्बत करना ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ मायूरी भी इवेंट की जगह पे पहुंच चुकी होती है, लेकिन उसने मास्क वगैरह पहना होता है अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, और वो वहां पे आके बहुत ज्यादा नर्वस और बहुत ज्यादा खुश भी हो रही होती है। लेकिन वो खुद को इस बात को समझाती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को देखने के लिए आई हूँ कि अचानक से वो गलती से नगुमी के रूम के बाहर पहुंच जाती है और वो कहती है कि मैं क्या ऑटो पायलट की तरह यहाँ पे पहुंच गई हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। कि अंदर नगुमी तैयार हो चुकी होती है और वो अपने कॉस्प्ले को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। वो थोड़ी देर के लिए खामोश होती है, तो उसकी मेकअप आर्टिस्ट वगैरह से ये पूछना शुरू कर देती है कि क्या वो अभी भी लिलिल के बारे में सोच रही है। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं उस न्यू कमर के बारे में सोच रही हूँ जो कि बिल्कुल मायूरा की तरह थी। मैंने उसकी आंखों के अंदर वो चमक देखी जो कभी मैंने मायूरा की आंखों के अंदर देखी थी। वो हमेशा सिर्फ एक ही कॉस्प्ले किया करती थी और मैं डिफरेंट कॉस्प्ले करके भी लोगों के सामने नजरों में नहीं आया करती थी और उसके कॉस्ट्यूम फटाफट से बिक जाया करते थे, लेकिन मेरे कॉस्ट्यूम तो बिका ही नहीं करते थे। और वो उनको बताती है कि उसने जितनी भी बातें लिलिल को सुनाई थी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंसल्ट करने के लिए सुनाई थी। कि दूसरी तरफ मायूरी को छींके आ रही होती हैं। मोगिनो और बाकी कॉस्प्ले आर्टिस्ट अपने कॉस्प्ले पहन चुकी होती हैं और लिलिसा अभी भी वैसे ही बैठी होती है। जब वो उसे देखती हैं तो वो लोग थोड़ी सी नर्वस हो जाती हैं, लेकिन लिलिसा उनसे कहती है कि आप लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। कि ओगिनो और ओकिमीरा खड़े हुए अपने आर्टिस्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। कि मोगिनो वहां पे पहुंच जाती है, ओकिमीरा उससे लिलिसा के बारे में पूछता है तो वो उसे बताती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ गलत भी हो जाए तो उसका नुकसान दोनों को उठाना पड़ता है, इसीलिए अगर कुछ गलत हो जाए तो तुम्हें उसे ठीक करना होगा। कि अचानक से वहां पे नगुमी अपनी टीम के साथ गुजरी होती है और ओकिमीरा जब उसे देखते हैं तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वाकई में उसका ऑरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और नगुमी की भी नजर अचानक से ओकिमीरा के ऊपर चली जाती है और वो थोड़ा सा अजीब हरकत करना शुरू कर देती है। वो अपनी टीम से कह रही होती है कि मैंने उसे देखा। वो जिस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद करती होती है उसने उससे देख लिया होता है, क्योंकि वो ओकिमीरा की तरह का ही होता है। और अब वो उनसे कह रही होती है कि मुझे थोड़ी सी अजीब सी हरकतें करनी है, और वो साइड पे जाकर अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देती है। कि अब वो उन्हें कहती है कि मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट कॉस्प्ले प्ले करूंगी आज, तो मुझे बताओ इस कैरेक्टर का क्या है क्या नहीं है, ये कैरेक्टर क्या पैशन रखता है और क्या नहीं। और वो लोग उसे सब के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अपना नगुमी अपने फोटोशूट के लिए बिल्कुल तैयार होती है कि ओकिमीरा, ओगिनो और मोगिनो सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिर ये शो 1 घंटे से स्टार्ट हो चुका है और कोई भी फोटोग्राफर वहां पे उनकी तस्वीर लेने के लिए मौजूद क्यों नहीं है। तो वो लोग जब चलते हुए देखते हैं तो वहां पे काफी सारा हुजूम होता है लोगों का, जो कि और किसी की नहीं बल्कि नगुमी की पिक्चर्स खींच रहे होते हैं। और नगुमी बहुत अच्छे से सबको अपना फोटोशूट करवा रही होती है। उसकी टीम भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होती है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी जगह और टाइम नहीं मिल रहा होता कि वो नगुमी को पैम्पर कर सकें। मोगिनो के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो छांव में जाकर बैठ जाती है और उसके फोटोग्राफर भी दोनों उसके साथ होते हैं। और वो लोग बात कर रहे थे कि जब तक नगुमी अपने फोटोशूट से फारिग नहीं हो जाती तब तक हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इंतजार करने के। ओकिमीरा सोचता है कि अभी तक लिलिसा यहाँ पे क्यों नहीं आई, इसीलिए वो उसे फोन करने की कोशिश करता है। और लिलिसा से जब वो बात करता है तो वो उसे कहती है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि मैं अपनी स्कर्ट गवा बैठी हूँ, मुझे वो मिल नहीं रही कि वो कहाँ पे गई है। ओकिमीरा लोग परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग खड़े हुए होते हैं और मायूरी उनको देख लेती है। लिलिसा बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं अपने कॉस्प्ले के साथ बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, इसीलिए मैंने अपने कॉस्प्ले की सबसे कीमती चीज गवा दी है। ओकिमीरा लोग उसे ढूंढने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी लिलिसा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और डाउन होती है और मायूरी ये सब बातें सुन रही होती है। लिलिसा इतनी ज्यादा डिसहार्ट हो चुकी होती है कि उसका बिल्कुल भी अपना कॉस्प्ले पहनने को दिल नहीं कर रहा होता। और मोगिनो ओकिमीरा को बताती है कि नगुमी ने उसे क्या कहा है, और वो ओकिमीरा से ये भी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब हमारा पार्टनर डाउन होता है तो हमें उसका मोरल सपोर्ट बनना चाहिए। इसीलिए ओकिमीरा लिलिसा के साथ बैठ जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश कर देता है कि हमें लोगों की बातों के ऊपर इतने ज्यादा तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं होती। और वो अपने रूम के बारे में भी सोच रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए। लिलिसा भी जब ये बात करती है तो वो उसे कहता है कि कमरे की इस बात नहीं है, बात तो तुम्हारे पैशन की थी, तुम्हारे शौक की थी, मैं उसके लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। वो उसको चीयर करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है कि लिलिसा बहुत ज्यादा सैड हो रही होती है। और मोगिनो ओकिमीरा से कहती है कि मुझे लगता है कि अब बस हमें खामोश हो जाना चाहिए, क्योंकि जितना हमें बोलना चाहिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए। और वो ओकिमीरा को लेकर वहां से चली जाती हैं। वो लोग साइड पे खड़े होकर बात डिसाइड करते हैं और वो लोग चले जाते हैं कि मायूरी लिलिसा को देखती है और वो उसके पास आती है। लिलिसा उसके कॉस्ट्यूम को देख के कहती है कि तुम वाकई में बहुत प्यारी लग रही हो, और मायूरी की समझ लग जाती है कि इसकी फैशन सेंस बिल्कुल जीरो होगी। वो उसके साथ बैठ जाती है और उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। लिलिसा उसको बताती है कि वो कितनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड और डिसहार्ट हुई है। तो मायूरी से कहती है कि एज ए टीचर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। वो उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मैं भी क्लास के अंदर बिल्कुल खामोश बैठा करती थी, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई इंसान था जो कि मेरा बहुत अच्छा एडवाइजर था। वो मुझे हमेशा हर चीज के लिए चेयर करता था। मायूरी यहाँ पे अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बात कर रही होती है, अपने कॉस्प्ले के बारे में, लेकिन लिलिसा को लगता है कि शायद इसी वजह से मायूरी आज टीचर बनी है। और मायूरी को भी ये बात समझ में आ जाती है कि शायद इसीलिए उसे इस प्रोफेशन के साथ इतना ज्यादा लगाव है, और वो अपने ऊपर हंसना शुरू कर देती है। और वो लिलिसा से कहती है कि तुमने आज बहुत अच्छा सबक मुझे सिखाया है। और वो अपने अंदर सोचती होती है कि वाकई में लिलिसा से मिलना किस्मत में लिखा था। कि वो वहां से चली जाती है और वो जाते वक्त लिलिसा से कहती है कि याद रखना तुम्हारी टीचर यहाँ से जा चुकी है। अब लिलिसा फिर से वहां पे साइड बैठी हुई होती है कि दूसरी तरफ ओकिमीरा सबसे ये पूछ रहा था कि कहीं उन्होंने स्कर्ट तो नहीं देखी, कहीं उन्होंने स्कर्ट तो नहीं देखी। तो कुछ कॉस्प्ले आर्टिस्ट कहते हैं कि
हम लोग अपने बैग्स भी चेक करते हैं और अपने फ्रेंड से भी पूछते हैं कि अगर उनके पास तुम्हारी फ्रेंड की स्कर्ट हो, क्योंकि उन लोगों ने जो बात का फैसला किया था वो यही किया था कि चाहे ये लिलिसा का मसला हो लेकिन ये उन सब का मसला है, इसीलिए वो लोग उसकी स्कर्ट तलाश करेंगे। और मोगिनो को ये बात देख के बहुत अच्छा लगता है कि लिलिसा बैठी हुई होती है और उसके पास अचानक से मायूरा आ जाती है, जिसको देख के वो हैरान रह जाती है। आज सालों बाद मायूरी ने कॉस्प्ले किया हुआ होता है और वो लिलिसा से कहती है कि तुम तो वही प्यारी सी बच्ची हो जिसे मैंने सालों पहले दोबारा आने के लिए कहा था। तो लिलिसा से पूछती है कि आखिर आप कॉस्प्ले क्यों करती हैं? तो मायूरी थोड़ी देर सोचने के बाद कहती है कि ये बात बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो उसे कहती है कि जैसे जैसे मैंने कॉस्प्ले करना शुरू कर दिया, शुरू में मैं कॉस्प्ले अपने लिए करती थी, फिर मैं कॉस्प्ले लोगों के लिए करती थी, फिर मैं इतनी फेमस होगी कि मजबूरी बन गई, मुझे कॉस्प्ले करना पड़ा। लेकिन मैं चाहे जैसे मर्जी कॉस्प्ले करूं, लेकिन मुझे कॉस्प्ले करना पसंद है, ये मेरी हॉबी है, मेरा प्रोफेशन है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। वो उसे गले से लगा लेती है और वो उसे कहती है कि कभी कभार हमें कॉस्प्ले अपने चाहने वालों के लिए करना पड़ता है, जो कि हमें बहुत ज्यादा हसरत भरी निगाहों से और उम्मीद के साथ देख रहे होते हैं कि हम लोग उन्हें फैंटेसाइज करेंगे। और लिलिसा थोड़ी सी सैड हो जाती है और मायूरी से ये भी कहती है कि तुम्हारे पास बहुत अच्छा पार्टनर है। और ओकी मेरा वाकई में भाग के उसकी तरफ आ रहा होता है और जब वो उसके पास आता है तो वो उसे बताता है कि उसे उसकी स्कर्ट मिल चुकी है और जिस कॉस्प्ले आर्टिस्ट के पास वो होती है वो उसे सॉरी भी करती है। वो लिलिसा को उसकी स्कर्ट देता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा प्यार याद करो, तुम एनिम से मोहब्बत करती थी, अपने कॉस्प्ले से मोहब्बत करती थी, तुम्हें सेक्सी महंगास बहुत ज्यादा पसंद है। और वो उसे समझाना शुरू कर देता है कि हमें इस बात के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है और क्या नहीं कहता, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिश के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा किसी चीज को करने के बारे में कितना दिल है। लिलिसा को उसकी बातें बिल्कुल समझ आ रही होती हैं। वो उसे कहता है कि तुम लिलिल नहीं हो, तुम लिलिसा हो और यही तुम्हारी हकीकत है, लेकिन तुम्हारा प्रोफेशन कॉस्प्ले करना है, तुम्हें कॉस्प्ले करना पसंद है, तुम्हें लिलिल पसंद है, तुम लिलिल नहीं हो। कि मोगिनो और ओगिनो भी वहां पे आ जाते हैं और वो बताते हैं कि नागुमी का फोटोशूट खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है और लिलिसा को कॉस्प्ले में रेडी होने के लिए तकरीबन 1 घंटा चाहिए होता है। लेकिन अचानक से वहां पे मायूरा आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम लोगों के लिए टाइम ले सकती हूँ अपनी जिंदगी का बेस्ट फोटोशूट आज देकर। उम्मीद है कि आपको अब तक की कहानी पसंद आई होगी। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।